हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज देखोगे मैं आपके लिए जो क्लासेस लेकर आया हूँ वो क्लासेस है पॉलिटी वाली। पॉलिटी का जो बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। जितने भी दोस्त आज पहली बार वीडियो से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी वीडियोस हैं आपको वो मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो और किसी भी टॉपिक की वीडियोस हो। तो मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ, करंट अफेयर्स में आपके लिए डेली करा रहा हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस भी कर दो जिससे मिलते रहे। तो आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जो कराया है उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो उसी टॉपिक की बात करेंगे आज हम और कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे अच्छे से चीजों को, क्योंकि हमारा मेन मकसद और हमारा मेन पर्पज होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ समझना। हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? समझने के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो देखोगे लास्ट में मैं आपके लिए जो टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, जो बात हमने कंप्लीट की थी लास्ट में, वो थी आपकी टॉपिक में पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। अब इस पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर मैंने आपको एक पॉइंट तो पहले ही क्लियर कर दिया था, जिसमें मैंने सरकार के बारे में बताया था कि सरकार ब्रिटेन में और यूएसए में कैसे चलती है। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि लोकसभा में सरकार काम कैसे करती है और हमारी लोकसभा में सरकार कैसे काम करती है। तो आज इसका जो दूसरा फेज है, इसका दूसरा जो पार्ट है वो होगा राज्यसभा से रिलेटेड और आगे सरकारें कैसे काम करती हैं वो भी होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है इस टॉपिक के अंदर कि आप दोनों टॉपिक को जब एक साथ देखोगे ना तो आपको पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि ब्रिटेन के संविधान को समझने में और अमेरिका के संविधान को समझने में और फिर भारत का तो संविधान पूरा पढ़ाया ही जाएगा, उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इसलिए सारे पार्ट्स को क्लियर देखो, पूरा देखो, वीडियो को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि जो चीज छोड़ोगे वहीं से आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो देखो आज के टॉपिक में मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों वो है आपके लिए राज्यसभा वाला टॉपिक। राज्यसभा कि राज्यसभा का क्या इंपॉर्टेंस होता है सरकार के अंदर, इस टॉपिक की हम बात करेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बात को आप समझ भी रहे होंगे और मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि पंखे के बिना ही वीडियो बनाई जाती है, नहीं तो आवाज आएगी, तो इसलिए थोड़ा धैर्य भी रखा करो आप लोग। तो राज्यसभा की मैं बात ये है दोस्तों यहाँ पर कि राज्यसभा जो होती है एक्चुअल में ये स्पीड ब्रेकर का काम करती है। किसका काम करती है? स्पीड ब्रेकर का काम करती है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि स्पीड ब्रेकर किसको कहते हैं। जब गाड़ी रफ्तार से चल रही होती है और रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो दोस्तों गाड़ी की रफ्तार हमारी धीमी हो जाती है, हम गाड़ी की रफ्तार को धीमा कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि स्पीड ब्रेकर से अगर हमने गाड़ी को निकाला तो हमें चोट भी लग सकती है, गाड़ी गिर भी सकती है। तो बिल्कुल राज्यसभा ऐसी ही है, जो सरकार काम कर रही है, जो सरकार लोकसभा से बिल को पास कराकर लाई है और जिस गर्मजोशी से पास कराकर राज्यसभा में लाया जाएगा लोकसभा से, राज्यसभा उस गर्मजोशी को खत्म कर देती है। राज्यसभा एक स्पीड ब्रेकर का काम कर देती है, रोक लगा देती है उस पर, उसकी गति को धीमा करने का काम करती है। और इसके अलावा क्या है कि राज्यसभा में सरकार फंस भी जाती है। जो सरकार होती है यहां पर आके अब फंस जाएगी कि यहां पर बिल को कैसे पास कराएं या क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनका कैसे जवाब दें, क्योंकि विपक्ष यहां पर काफी ज्यादा हावी होता है। सरकार जब फंसती है यहां पर तो ये मामला पूरे देश में फैल जाता है। ये मामला जब पूरे देश में फैलेगा तो इस कानून की जो चर्चा है वो कानून की चर्चा अब लोगों के बीच में होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून की चर्चा लोगों के बीच में होनी शुरू हो जाएगी। देखो राज्यसभा में मामला गया, स्पीड ब्रेकर का काम किया इसने, सरकार फंस गई, सरकार फंसी तो मामला देश का हो गया और देश में फैला मामला। तो यहां पर कानून की बात आती है और ये कानून की चर्चा लोगों के बीच में, कॉमन लोगों के बीच में जब होना शुरू हो जाती है तो सरकार जो प्रेशर होता है लोगों का, जिस कानून का प्रेशर होता है उसको झेल नहीं पाती है और सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है। जैसे मैं एक छोटा सा और रिसेंट का एग्जांपल दूं आपके लिए कि कानपुर का भी हत्याकांड हुआ जिसमें 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया एक विकास दुबे नाम के बदमाश के द्वारा।
आतंकवादी के द्वारा, जो भी कहना है कहो, क्योंकि पुलिस का मर्डर किया है, 7 लोगों को मारा है उसने, तो कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो अब यहां पर क्या, सरकार के ऊपर प्रेशर बना, लोगों के बीच में बात फैली, हर एक को बस ये थी कि उसको पकड़ो और मारो, यही था ना। तो सरकार भी क्या करती है ऐसे टाइम पर, बहुत स्पीड से काम करती है कि उसके ऊपर 5 लाख तक का इनाम रख दिया और फिर आज उसको पकड़ भी लिया। तो यहां पर सरकारें बहुत स्पीड से काम कर रही है। तो बिल्कुल वही होता है कि जब राज्यसभा में मामला जाता है ना, तो सरकारें फंस जाती है, और सरकारें जब फंसेंगी तो यहां पर सरकार लोगों के बीच में जिस कानून की चर्चा हो रही है उसको झेल नहीं पाएगी, या तो उसको वापस लेगी या कुछ और इसके ऊपर जवाब देगी। अब देखो ये राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा का बहुत अच्छा वर्णन किया है इब्राहिम लिंकन ने। इब्राहिम लिंकन ने राज्यसभा के बारे में क्या बोला है एक्चुअली दोस्तों, राज्यसभा के बारे में इब्राहिम लिंकन ने बोला है कि राज्यसभा बिल्कुल ऐसे होती है जैसे गर्म चाय की प्याली, गर्म चाय की प्याली, बिल्कुल इस तरीके से राज्यसभा काम करती है। इसका मीन्स और सेंस क्या है कि जो तस्तरी होती है और तस्तरी के अंदर जो कप रखा हुआ होता है चाय का, ये मान लो कप है चाय का रखा हुआ है तस्तरी पर, और जब हम इस कप से तस्तरी में चाय को पलटते हैं तो ये क्या है, इसका सरफेस ज्यादा है। पलटी क्यों है, क्योंकि इस तस्तरी का सरफेस ज्यादा है, तो ये ज्यादा सरफेस को चाय यहां पर घेर लेगी, और ज्यादा सरफेस घेरने से क्या होगा कि इसकी हीट निकलना शुरू हो जाएगी और ये ठंडी हो जाएगी, तो हम पीने में हमारे लिए आसानी होगी। बिल्कुल वैसी ही राज्यसभा है। राज्यसभा भी गर्म चाय की प्याली की तरह है, क्योंकि राज्यसभा में जब मैटर जाता है तो ये पूरे देश में फैल जाता है, कानून की चर्चा लोगों के बीच में होनी चालू हो जाती है, और सरकार के अंदर जो गर्मी है, और वो गर्मी क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। सरकार प्रेशर में आ जाती है, सरकार ठंडी होने लगती है। अब देखो क्या होता है, एक्चुअल में होता ही है कि जैसे मान लो अभी सरकार कोई चल रही है, या इससे पहले कोई सरकार चल रही थी, तो काफी सारे सपोर्टर भी होते हैं सरकार के, काफी सारे अपोजिशन में भी होते हैं लोग सरकार के। तो जो सपोर्टर होते हैं या अपोजिशन में, तो ये नहीं समझना चाहिए कि सरकार को राज्यसभा काम करने से रोक रही है या इसके लिए बाधा बन रही है, सरकार गलत कर रही है, राज्यसभा में ये सही नहीं हो रहा। नहीं दोस्तों, राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, विपक्ष का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि विपक्ष का होना एक लोकतंत्र के लिए हेल्दी माना जाता है। विपक्ष का होना हमारे देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो ये सरकारें तानाशाह हो जाएंगी, और वो सरकारें जो वैलिड तरीके से सत्ता में आई है, और वैलिड तरीके से जो सरकार सत्ता में आती है और वो तानाशाह हो जाए, तो इस बात का आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि वो सरकार क्या कर सकती है। तो विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, और विपक्ष अपना काम सही करता है, क्योंकि देश के लोगों के बीच में कानून पहुंचना काफी जरूरी होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं डिस्कस कर रहा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको यहाँ से कुछ लिखना हो। वैसे आप समझोगे तो सारी चीजें आपको वैसे ही समझ में आएंगी। आगे अगर देखोगे, इसी में हम बात करें आगे, इसी टॉपिक को अगर कंटिन्यू करूं मैं आगे, तो आगे इसके अंदर क्या है दोस्तों कि जो ब्रिटेन है और ब्रिटेन के अंदर जो ज्यूडिशरी है, ब्रिटेन के अंदर जो ज्यूडिशरी है, इस ज्यूडिशरी में जो ब्रिटेन के अंदर जो ज्यूडिशरी है, इस ज्यूडिशरी में एक तरीके से कहा जाए कि जो हाउस है, ब्रिटेन में ज्यूडिशरी में जो हाउस है, इस हाउस के अंदर लॉन लॉर्ड्स हुआ करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन लॉर्ड्स यहां पर हुआ करते थे। ब्रिटेन में जो ज्यूडिशरी है, ज्यूडिशरी में जो हाउस है, उस हाउस में लॉन लॉर्ड्स हुआ करते थे। एक्चुअल में ये लॉन लॉर्ड्स होते कौन थे? ये लॉन लॉर्ड्स कानून के जानकार होते थे। कौन होते थे? कानून के जानकार होते थे, और इन्हीं लॉन लॉर्ड्स से मिलकर ब्रिटेन की ज्यूडिशरी का निर्माण होता था। इन्हीं लॉन लॉर्ड्स से मिलकर क्या होता था? ब्रिटेन की ज्यूडिशरी का निर्माण होता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हाउस था उसमें रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता था। तो इन्हीं से मिलकर किसका निर्माण होता था? ज्यूडिशरी का निर्माण होता था, और ये कानून के जानकार थे। ठीक है, आगे इसमें लिखोगे पॉइंट, एक सेकेंड नोट कर लो इसे फिर से, एक सेकंड में पसीना साफ कर लो बस।
देखो ये आगे इसमें कि जो ज्यूडिशरी थी, इसमें जो लॉर्ड्स हुआ करते थे, इसी ज्यूडिशरी का दोस्तों एक पार्ट होता था जिसको बोलते थे प्रिवी काउंसिल। क्या बोलते थे? प्रिवी काउंसिल बोलते थे। इस ज्यूडिशरी का जो पार्ट था इसी को क्या बोलते थे? प्रिवी काउंसिल बोलते थे। एक्चुअल में इंग्लिश में, इस हिंदी में इसको प्रिवी काउंसिल को क्या बोलते हैं हम? राजशाही परिषद। क्या बोलते हैं इसको? राजशाही परिषद इसको बोलते हैं। एक सेकेंड, तो देखना मैं कह क्या रहा हूं यहां पर कि जो प्रिवी काउंसिल थी, इस प्रिवी काउंसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजशाही बोलते हैं। एक्चुअल में प्रिवी काउंसिल क्या थी, इसको समझना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो बाहर से तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जो प्रिवी काउंसिल थी एक्चुअल में इसको दोस्तों बोलते क्या है? देखा, प्रिवी काउंसिल वो होती थी जहां पर गुलाम देश जितने भी थे, जहां पर गुलाम देश जितने भी गुलाम देश थे ब्रिटेन के, उन गुलाम देशों की जो हाई कोर्ट से अपील होती थी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जितने भी गुलाम देश थे ब्रिटेन के, उनकी हाई कोर्ट से जो अपील होती थी, उस अपील को कहां पर सुनवाई होती थी? प्रिवी काउंसिल के अंदर उसकी सुनवाई होती थी। कहां पर होती थी? प्रिवी काउंसिल के अंदर उनकी सुनवाई होती थी। एक दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कॉमनवेल्थ के अंदर राष्ट्र आते हैं वो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। जितने भी कॉमनवेल्थ के अंदर राष्ट्र आते हैं वो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन में बैठकर जो कानून बनाती थी, जो कानून पास करती थी, ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन में बैठकर वो कानून भारत के अलावा जितने भी गुलाम देश थे ब्रिटेन के, जितने भी कॉमनवेल्थ देश के कॉमनवेल्थ के अंदर जो देश आते थे, राष्ट्र आते थे, लगभग इनकी संख्या 54 है, उन सभी देशों में ये कानून लागू होता था। प्रिवी काउंसिल से रिलेटेड मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। उन सभी देशों में ये कानून जो था वो लागू किया जाता था प्रिवी काउंसिल के तहत। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं मैं आपको कि जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में जब संविधान बना हमारा, तो हमने जब अपना संविधान बनाना शुरू किया, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है थोड़ा नोट करना, तो हमने अपने संविधान में आर्टिकल 395 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया। मैं क्या बोला हूं कि जब हमारे देश का कानून बना तो हमने आर्टिकल 395 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या कर दिया? रोक दिया, समाप्त कर दिया। इसके अलावा हमने अनइंडिपेंडेंस एक्ट, अनइंडिपेंडेंस एक्ट, इसको भी हमने क्या कर दिया दोस्तों? इसको भी हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। 1935 से पहले के, 1935 से पहले के जितने कानून थे हमने सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, सबको हमने खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों ये जो था आपका प्रिवी काउंसिल एबोलिशन एक्ट, ज्यूरिडिक्शन लिख लेते पहले, ज्यूरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट 1949। ध्यान से सुनोगे मैं क्या बोल रहा हूं कि जो प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट था 1949, इस एक्ट को हमने समाप्त नहीं किया। अब बोलोगे सर ये प्रिवी काउंसिल एक्ट समाप्त नहीं होगा तो ब्रिटेन के अंडर ही काम करेंगे फिर तो हम। दोस्तों हुआ क्या, 1949 में हमने अपने संविधान में एक ऐसे कानून को पास किया, एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत ये प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट 1949 जो था ये आप प्रभावी हो गया, इसका प्रभाव खत्म हो गया, इसका प्रभाव भारत में नहीं रहा। हमने इसको फिनिश नहीं किया, इसको फिनिश करने के लिए हमने अलग से अपने संविधान में एक कानून पास कर दिया।
जैसे इनको समाप्त किया, इनको समाप्त किया, इसको समाप्त किया, इसको समाप्त नहीं किया। इसको समाप्त करने के लिए हमने अलग से एक अपने संविधान में एक लॉ पास कर दिया, एक कानून पास कर दिया, जिससे कि इसका क्षेत्राधिकार हमारे देश में लागू ना हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लोगे। आगे देखोगे इसके तहत क्या होता है। 2009 में मैं रफ करता चला जाऊंगा दोस्तों साथ के साथ। 2009 में, और ये पार्ट काफी बड़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा इस पार्ट को 2 ही पार्ट में आपको दूं मैं वीडियो को। तो बीच में हो सकता है मैं कहीं रोक दो वीडियो को आधा घंटे पर, तो आप ध्यान से समझते रहना चीजों को। देखना दोस्तों आगे क्या हुआ 2009 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए। 2009 में जो ब्रिटेन की ज्यूडिशरी थी, जो ज्यूडिशरी थी ब्रिटेन की, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या हो गई, अलग हो गई। देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जब 2009 में ज्यूडिशरी ब्रिटिश पार्लियामेंट से अलग हो गई, तो अब तक जब ये साथ में थे तो यहां पर जो मेन आदमी होता था उसको बोलते थे लॉर्ड चांसलर। क्या बोलते थे, लॉर्ड चांसलर इसको बोला जाता था। लेकिन जब ये अलग हुए तो अब ये जो लॉर्ड चांसलर था दोस्तों, ये लॉर्ड चांसलर क्या बन जाता है यहां पर, ये बन जाता है आपका चीफ जस्टिस। क्या बन जाता है, चीफ जस्टिस ये बन जाता है। और यही जो चीफ जस्टिस थे, इन्हीं को क्या बोला जाता था, लॉर्ड्स बोला जाता था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब ये जो हुआ सारा काम कि ज्यूडिशरी ब्रिटिश पार्लियामेंट से अलग हुई और लॉर्ड चांसलर चीफ जस्टिस बन गए, जिन्हें लॉर्ड्स कहा जाता था। तो ऐसा होने से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इस ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक फ्यूजन क्रिएट हो गया। क्या हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक फ्यूजन क्रिएट हो गया, एक संलयन बन गया। संलयन का मतलब होता है जोड़ना। एक फ्यूजन क्रिएट हो गया और इस फ्यूजन क्रिएट होने से ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी दोस्तों, ये वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली पार्लियामेंट बन जाती है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल पार्लियामेंट बन जाती है। एक लेखक हुए हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट वर्कर। क्या नाम है, अर्नेस्ट वर्कर एक राइटर हुए हैं। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा जो कुछ भी हो सकता है वो कर सकती थी। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा जो कुछ पॉसिबल था वो कर सकती थी। ठीक है, ये किसने बोला था, अर्नेस्ट वर्कर ने बोला था। मतलब बायोलॉजिकल चेंज नहीं कर सकती है ब्रिटिश की पार्लियामेंट, बाकी जो कुछ हो सकता है वो कर सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप जल्दी से नोट कीजिए। आगे इसमें क्या है कि ऐसा क्यों था कि ऐसा हुआ, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी शक्तिशाली हो गई, तो ऐसा क्या था वहां पर दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो सत्ता चलती है वो संसदीय सत्ता का चलती है। संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत यहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछे कि बताइए ब्रिटेन के अंदर किसकी सर्वोच्चता है, तो यहां पर संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। लेकिन अगर भारत की बात करोगे, अपने देश की बात करोगे, तो दोस्तों अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था आपके लिए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर संविधान सर्वोच्च हो। तो हमारे यहाँ पर क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। यहाँ पर क्या है, संसदीय सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ पर संविधान की जो सर्वोच्चता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, इस वर्ड को समझना थोड़ा ध्यान से, हमारी जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की निर्मित वस्तु है, ये क्रिएट वस्तु नहीं है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस वजह से कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है हमारे देश में, तो इसी वजह से हमारी संसद कॉन्स्टिट्यूशन की निर्मित वस्तु है, क्रिएट वस्तु नहीं है। तो इन दोनों में से क्रिएट क्या है हमारे देश में, क्रिएट है हमारे देश के अंदर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्रिएट किया गया है, लेकिन निर्मित वस्तु क्या है? संसद है, वो भी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की निर्मित वस्तु है। अब बात अगर इस पर लौट के आए दोबारा से कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो संसदीय सर्वोच्चता रखती है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है बहुत ज्यादा। इसका मायने क्या है यहाँ पर? इसका मीन्स क्या है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर शक्तिशाली है? तो इसका मीन्स ये है कि ब्रिटेन की संसद जो डिसाइड कर देगी वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा दोस्तों। ब्रिटेन की संसद जो लॉ पास कर देगी वही कानून होगा। ब्रिटेन की संसद जो कर देगी वही सही होगा। वो सही है या गलत है, इस बात का निर्धारण करने के लिए ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था तो है, लेकिन उस पर पावर नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में पावर नहीं है। वो संसद को कुछ करने या ना करने से नहीं रोक सकती। ब्रिटेन की संसद जो चाहे वो करेगी, जो ना चाहे वो नहीं करेगी। इसके लिए ब्रिटेन की संसद जो कानून बनाएगी, ब्रिटेन की संसद जो कानून पास करेगी, उस कानून का ब्रिटेन की ज्यूडिशरी में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रिटेन की जो संसद है वो शक्तिशाली संसद बन जाती है। देखोगे जब संसद कोई कानून पास करे और उस कानून का कोई न्यायिक पुनरावलोकन ही ना हो, उसकी कहीं अपील ही ना हो, तो इसके द्वारा जो कानून है वो पास माना जाएगा, वो कैसा भी कानून हो। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ी एकदम से भयंकर बात हुई कि ब्रिटेन में तो काफी है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। ब्रिटेन की संसद बहुत ज्यादा पावरफुल संसद मानी जाती है। अब देखो इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें, हम ब्रिटेन के जस्ट अपोजिट जाएं तो हम यूएसए को भी पढ़ते हैं दोस्तों। अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जस्ट ब्रिटिश की व्यवस्था के अपोजिट है। यहां पर जो व्यवस्था है कि सब एक है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सब एक है, जुडिशरी, लेकिन यहां पर व्यवस्था अलग है। यहां पर आपको लेजिस्लेटिव भी अलग मिलेगी, यूएसए की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। यहां पर एग्जीक्यूटिव भी अलग मिलेगी आपको, और यहां पर जुडिशरी भी आपको अलग मिलेगी। तीनों डिपार्टमेंट यहां पर अलग अलग कार्य करते हैं। जब तीनों डिपार्टमेंट यहां पर अलग अलग कार्य करते हैं तो ब्रिटेन की जो संसद है, एक्चुअल में ब्रिटेन की संसद को संसद नहीं कहते हैं, ब्रिटेन की संसद को कांग्रेस कहते हैं। सॉरी, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका की जो संसद है जिसमें लेजिस्लेटिव है, उस लेजिस्लेटिव में दो पार्ट होते हैं। ध्यान से समझना, लेजिस्लेटिव के दो पार्ट होते हैं दोस्तों। एक पार्ट को बोलते हैं सीनेट और एक पार्ट को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। एक को बोलते हैं सीनेट, एक को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। दो पार्ट होते हैं। अब जो रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है, इनकी क्या प्रोसेस होती है, क्या पहचान है? जैसे हम अगर इसकी बात करें रिप्रेजेंटेटिव सीनेट की, तो रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारी राज्यसभा के तरह। बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो होता है वो लोअर हाउस होता है, और ये वाला जो होता है दोस्तों ये अपर हाउस होता है। कैसा हाउस होता है? अपर हाउस होता है। मतलब ये लोकसभा की तरह हो गया और ये राज्यसभा की तरह हो गया। तो यहाँ पर सदस्य कैसे आते हैं? तो सीनेट के अंदर जो सदस्य होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 100 होते हैं। ये 100 सदस्य आते कैसे हैं कि अगर अमेरिका की बात करो तो अमेरिका में कुल टोटल कितने राज्य हैं दोस्तों? 50। इन 50 राज्यों में से प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य दोस्तों? 2 सदस्य आते हैं। तो ऐसे करके सीनेट में कितने सदस्य हो गए? 100। जबकि रिप्रेजेंटेटिव की बात करें हम, तो रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जो सदस्य आते हैं नियुक्त होकर, इलेक्ट होकर, तो वो इलेक्ट होकर कितने सदस्य होते हैं? तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जो सदस्य होते हैं वो अमेरिका के जितने जिले हैं उन जिलों में एक सदस्य लिया जाएगा हर एक जिले से। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, ठीक है, 50 एक राज्य के अंदर जितने भी जिले होंगे, जैसे अलास्का का मैं एग्जांपल दूं कि अलास्का में 3 जिले हैं तो यहां पर 3 सदस्य हो गए। कैलिफोर्निया में 53 जिले हैं तो वहां से 53 सदस्य हुए। तो ऐसे ही करके किसमें आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आते हैं। आगे अगर इसमें दोस्तों एग्जीक्यूटिव की बात करें हम, एग्जीक्यूटिव में रफ कर रहा हूं थोड़ा सा इसको,
ब्रिटिश वाले को, क्योंकि अमेरिका वाले को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अमेरिका वाले को देख ले पहले। देखना मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों यहां पर कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं, अमेरिका वाली एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव जो होती है अमेरिका की, लिख देता हूं मैं एग्जीक्यूटिव, हिंदी में इसको कार्यपालिका बोलते हैं। तो इस एग्जीक्यूटिव का जो प्रेसिडेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझना। जो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव का रियल हेड भी होता है, एग्जीक्यूटिव का रियल हेड भी होता है, और ये एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों पॉइंट मैंने जो लिखे हुए हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है अमेरिका की, उस एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट होता है वो रियल हेड भी होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है। लेकिन अगर भारत की तुलना करोगे यहां पर, तो भारत की जो एग्जीक्यूटिव है दोस्तों, तो इंडिया की एग्जीक्यूटिव में क्या होता है यहां पर, अगर भारत की हम बात करें तो इंडिया की एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे हम, तो इंडिया की एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट रियल हेड नहीं होता है। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। यहां पर जो रियल हेड होता है वो पीएम होता है, जबकि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, यहां पर हमारे यहां पर जो प्रेसिडेंट होता है वो रियल हेड नहीं होता है, वो कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे यहां पर ये होता है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रही है वहां पर, और हमारे यहाँ की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका कैसे काम कर रही है। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इस पॉइंट को आप सभी दोस्त नोट करोगे, फटाफट से जल्दी से नोट करोगे। आगे देखेंगे इसी में कि जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, वो एग्जीक्यूटिव भी है, रियल हेड भी है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति जो अमेरिका का है वो दोनों हाउसेस को यहाँ पर संभाल रहा है। तो ये वन मैन आर्मी हो गया एक तरीके से, यही तो हो जाएगा दोस्तों, वन मैन आर्मी की तरह पर यहाँ पर काम करेगा। मतलब इसके मन में जो आएगी वो करेगा, इसको कोई करने से कुछ यहाँ पर नहीं रोक सकता है, क्योंकि भाई वो रियल हेड भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है। तो अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव होती है, देखो हर एक पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा एक दूसरे से, ध्यान से समझना। अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव होती है, वो लेजिस्लेटिव अमेरिका की एक्चुअल में फेडरल सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। इस बात को समझना अच्छे से। अब बोलोगे सर ये कैसे है, कि अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव है वो फेडरल सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर मंत्रालय नहीं होते हैं। देखना थोड़ा बहुत चमक आ रही हो तो सुन लेना मैं जो बोल रहा हूं, कि यहाँ पर मंत्रालय नहीं होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि भारत में मंत्रालय होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, तो यहाँ पर जो मंत्रालय हैं उनकी जगह पर कौन होता है, मंत्रालय की जगह पर जो होता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी, या उसे क्या बोलेंगे, सचिव। यहाँ पर मंत्रालय या मंत्री ना होकर यहाँ पर कौन होते हैं, सचिव होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं इसका, मैं बोलूं आपके लिए रक्षा मंत्रालय, तो यहाँ पर हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर बोलेंगे उसे, लेकिन अमेरिका में क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। जैसे बोलते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो वहां पर क्या बोलेंगे, देखो सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर। वैसे ही वहां पर बोलेंगे आपको सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। तो वहां पर हर एक चीज में क्या जोड़ा जाएगा, सेक्रेटरी वर्ड को जोड़ा जाएगा, सचिव वाला वर्ड यहाँ पर हर एक में जोड़ा जाएगा। तो एक ये डिफरेंस होता है, इसको आप नोट कर लो, फटाफट से नोट करो, फटाफट जल्दी करो। थोड़ा सा और पढ़ा दो इसमें आगे, क्योंकि ये 2 क्लास में हो पाएगा पूरा चैप्टर। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं आज के लिए इसमें। देखो दोस्तों आगे इसमें है क्या कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो अपने पूरे कार्यकाल में, नोट करते चले आना पॉइंटों को, अमेरिका का राष्ट्रपति अपने पूरे कार्यकाल में 5000 से 5500 व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझोगे थोड़ा सा, कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अपने पूरे कार्यकाल में, अपने पूरे टेनर में वो कितने व्यक्तियों की, 5000 से लेकर 5500 व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। और ये जितने भी व्यक्ति होते हैं ये सब इसके जूते की नोक पर होते हैं।
जूते की नोक पर होते हैं। वो जब चाहे जिसको रखे, जब चाहे जिसको हटाए, इस बात का कोई अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल जवाब नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई नहीं करेगा। अब बात ये आ जाती है यहां पर कि इनके बीच में जो संस्थाएं हैं अमेरिका के अंदर, उनमें इंटरेक्शन कैसे होता है, आपस में कुछ कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, वो इंटरेक्शन पैदा कैसे करती हैं। अमेरिका की जो संस्थाएं होती हैं जब अलग अलग हैं तो इंटरेक्शन कैसे होगा। तो इंटरेक्शन के लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति है, उसने कोई कार्य किया, या मान लेते हैं संसद ने कोई कानून बनाया, अमेरिका की संसद ने, कांग्रेस जिसको बोलते हैं हम, कोई कानून बनाया, तो कानून जब तक कानून नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति अनुमति ना दे दे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं दे, जो संसद है वो कहती है कि हमें इस कानून को पास करके दो, तो राष्ट्रपति कहता है हमें कानून बनाकर दो, हम तब इसको पास करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, जैसे प्रेसिडेंट है या फिर संसद है, और इन तीनों संस्थाओं को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको बैलेंस करने के लिए वहां पर मार्केट की हेल्प ली जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, मार्केट की हेल्प ली जाती है। मार्केट के अंदर जो हेल्प ली जाती है उनको, उन लोगों को बोला जाता है दबाव समूह। क्या बोला जाता है, दबाव समूह, या इनको हम ब्रोकर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रोकर बोल सकते हैं, दबाव समूह इनको बोल सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में यहां पर दे दूं कि जैसे आप दिल्ली जाते हो, मुखर्जी नगर गए, तो आपको रूम चाहिए, तो वहां आपको डायरेक्ट रूम कोई नहीं देगा घर वाला, आपको वहां पहले ब्रोकर से मिलना पड़ेगा। ब्रोकर आपको रूम दिखाएगा, जब आपको रूम पसंद आ जाएगा तो उस रूम का जितना रेंट है, आधा रेंट आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा पहली बार में, और जो ब्रोकर है जिसका मकान है उससे भी पैसा लेगा। तो ये दलाली का काम करते हैं। होता क्या है एक्चुअल में कि अमेरिका के अंदर जो राजनीतिक दलाली है, ये बहुत अच्छा काम माना जाता है, ये बहुत अच्छा पेशा माना जाता है। हमारे भारत के अंदर भी इसे करने की कोशिश की गई थी एक लेडीज के द्वारा, उनका मैं नाम बताता हूं आपके लिए, उसका नाम था नीता राडिया। ये आपने सुना होगा, ये काफी फेमस केस रहा था, नीता राडिया केस। नीता राडिया के जो हस्बैंड थे, जो पति थे, वो पैसा लेकर संसद में क्वेश्चन पूछवाने का काम करते थे, और ये मामला जब लीक हुआ, मीडिया में फैला, तो ये नीता राडिया केस बड़ा फेमस हो गया। लेकिन एक दूसरी जगह पर अगर बात की जाए तो राजनीतिक दलाली का काम बड़ा अच्छा माना जाता है किसी भी देश में। हमारे यहाँ और ब्रिटेन में तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी है हमारे यहाँ पर। अगर आपके अंदर बैलेंस करने की पावर है, लोगों को बैलेंस कराने की पावर है, कि कभी सरकार को मनाकर सांसदों का काम करा दिया और कभी सांसदों को मनाकर सरकार का काम करा दिया, तो आप ये काम कर सकते हो। हमारे यहाँ पर है ऐसे समूह जो काम करते हैं, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं है। इसमें कुछ के नाम मैं बताऊं आपको। फिक्की हुआ, ये काम ये करता है दोस्तों। फिक्की हुआ, CIIA हुआ, एसोचेम हुआ और लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुए, ये सब के सब ये दबाव समूह वाला काम करते हैं। ठीक है, चलो ये पार्ट तो बहुत लंबा है, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ वीडियो को, लेकिन मोबाइल में भी इतना डेटा नहीं होता है कि अपलोड हो जाए एक साथ, अच्छी क्वालिटी देनी होती है। तो इस पार्ट को मैं यहीं से आगे करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, और कल ही ये पार्ट आपको जरूर मिलेगा। तो मैं बहुत जल्दी इस पार्ट को अपलोड करूंगा, और मुझे बताना कि इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। सारी वीडियो को फिर एक साथ देखना, अभी देख लो एक बार, फिर सारी को एक बार देखना, सारी चीजें क्लियर होंगे। चलो मैं यहीं से लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।